हेलो फ्रेंड, दिस इज मानेश एंड वेलकम टू ऑल लेट्स स्टडी। तो जैसे कि आपको पता है हमारी टेंस की क्लास चल रही है और ये हमारी टेंस के पास्ट परफेक्ट में हमने लास्ट तक पढ़ लिया था जो उसके सारे रूल थे। उसके बाद हमें पास्ट परफेक्ट का एक रूल रह गया था, उसे छोटा सा वो डिस्कशन कर लेते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का हमारा पूरे टेंस रह जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आज ये एक ही क्लास में हमारा पूरा चैप्टर मतलब जितना बचा हुआ सिलेबस है वो मतलब जितना भी पार्ट बचा हुआ टेंस का कवर हो जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा लास्ट रूल जो रह गया था पास्ट का परफेक्ट का, पहले लिख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट रूल था 4। देखिए रूल ऐसा है, इसके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट वर्क के बारे में बताते हैं। कुछ इनकम्प्लीट वर्क also show by past perfect। देखिए कुछ इनकम्प्लीट ऐसे काम होते हैं जो कहने के लिए तो इनकम्प्लीट रहते हैं पर वो कुछ ना कुछ हिस्सा उनका हो जाता है पूरा, तो वो हमारे किसके अंदर आता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर आता है। देखिए इससे क्वेश्चन वैसे बहुत रेयर क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे एक्सपेक्टेड देयर एम्प्लॉयज देयर एक्सपेक्टेड देयर एम्प्लॉयज टू वर्क हार्डर। उनकी अपेक्षा, उसकी उम्मीद थी कि उनके एम्प्लॉयज कैसा करें, और मेहनत से काम करें और ज्यादा काम करें, कम समय में ज्यादा काम करें। उनकी किसकी उम्मीद थी, मालिक की। दे वो उम्मीद कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कितने घंटे काम करे, 9 घंटे। पर उन्होंने काम तो करा है ना 7 घंटे। अब उसने 7 घंटे काम करा है तभी तो उसकी उम्मीद बढ़ी थी। अगर वो 7 घंटे भी नहीं करते तो वो यही बोलता था कि एम्प्लॉयज को काम करना चाहिए था। वो कह रहा है एम्प्लॉयज को ज्यादा काम करना ही चाहिए था, उसकी एक्सपेक्ट थी, उसकी उम्मीद थी। तो ऐसा काम जो इनकम्प्लीट वर्क हो, देखो पूरा तो वो कर नहीं पाया पर थोड़ा सा हिस्सा इसका हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, पास्ट परफेक्ट का रूल लगाना होगा। तो हेड का हमें यूज करना होगा। दे हैड एक्सपेक्टेड देयर एम्प्लॉयज टू वर्क हार्डर। उन्हें उम्मीद थी कि उनके एम्प्लॉयज कैसे वर्क करें, हार्डर वर्क करें। समझ में आया है ना। ये इसका क्या होता है कि एग्जाम्पल होता है, बहुत रेयर क्वेश्चन पूछता है। देखिए पास्ट से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो केवल और केवल आपसे इतना पूछेगा, इसे आप लिख लीजिए, जो हमने पढ़ा है कि बीते हुए समय में कोई काम होना या दो समय पे कोई काम होना है, सीक्वेंसली काम होना, जो पहले 3 रूल हैं क्वेश्चन उसमें से आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयर आता ही नहीं है। अब मैं वीडियो रोक के 2-3 क्वेश्चन वो लिख देता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। किस लेवल से आपको पता लग जाएगा क्या लेवल है एग्जाम का पूछने का, है ना, किस कॉन्सेप्ट से एग्जाम पूछ रहा है, देखना आप। देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है पास्ट परफेक्ट से पूछा गया है ना। अब आप देखना क्या लेवल आता है। पास्ट परफेक्ट से पूछे गए ये हमारे क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन हमारा सीपीओ का है जो 2017 में 7 जुलाई को पूछा गया, दूसरा वाला सेक्शन ऑफिसर का, और तीसरा हमारा सीएचएसएल का है ना। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में इसी मतलब पास्ट परफेक्ट के कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। देखिए आपने बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज समझी थी, उसे हम ध्यान से समझते हैं। देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन होगा, विद इन अ सेकेंड। यहाँ पे लिखा हुआ आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट बिफोर वी। मैंने असाइनमेंट पहले कंप्लीट कर लिए, बिफोर किससे पहले, रीच्ड हिज वेडिंग, उसकी शादी में जाने से पहले, विद ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक, और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या था, उससे पहले ट्रैफिक था। इसका मतलब रीच्ड
पहुंचना, हमारा रीच की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, इसका मतलब पास्ट में बात है। अब पास्ट का भी, पास्ट में कोई काम क्या हुआ है, असाइनमेंट पूरा करने का। हम वहां मुश्किल से पहुंचे, अब पहुंचने से पहले मैंने काम कर लिया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ आई फिनिश्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब थर्ड फॉर्म तो लिखी हुई है। आपको पता है 1 2 3 4 किस में एरर है, 1 में एरर है, क्योंकि थर्ड फॉर्म जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या लिखना होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एरर किस में हो गया, 1 में। यहां में सही क्या होता, आई हैड, आई हैड। और दूसरा, अगर यहाँ रीच लिखा हुआ तो है ना, तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि दो पास्ट में काम हुए, तो पहला पास्ट परफेक्ट में आ रहा है, तो बिफोर के बाद हमें क्या लिखना होगा। कल हमने बताओ पढ़ा था नहीं पढ़ा था, बिफोर के बाद हमारा क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, बिफोर से पहले हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा। बिल्कुल बारीकी से समझ में आया। दूसरा, द ट्रेन लेफ्ट व्हेन वी रीच द स्टेशन। ट्रेन पहले लेफ्ट करी, हम स्टेशन पे पहुंचे। भाई पहले हम वहां गए, जब भी तो हमें पता लगा ट्रेन जा चुकी है, तो ट्रेन जा चुकी है, द ट्रेन लेफ्ट आएगा, ये क्या आएगा, हेड लेफ्ट आएगा। समझ में आया। और अगर यहाँ पे लीव होता तो आपको लेफ्ट करना होता। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, शी हैड रियलाइज्ड दैट शी हैड सीन हिम बिफोर। उसे देख के महसूस हुआ कि उसने पहले उसे देख रखा है ना। तो हम बात कर रहे हैं पहले वो देखा होगा उसे, या उससे पहले उसने क्या करा होगा, रियलाइज करा होगा। तो हमें यहाँ क्या देखना होगा, देखो हेड बीन, देखिए जिसे नहीं आता वो भी इसे सॉल्व कर देगा। हेड बीन के सभी कभी भी बीट थ्री नहीं आती, ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब कोई ना कोई एरर है। नो एरर, दो बच गए। अब ये वाला भाई हेड रियलाइज तो लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, और बचा कौन सा, रियलाइज। तो रियलाइज तो वैसे भी सिंपल सा इसका आंसर बनना था। तो इस तरीके के आपसे प्रेजेंट जो हमारा पास्ट परफेक्ट है वो रूल पूछता है। ज्यादातर आप ध्यान देना बिफोर आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट, और पहले कौन सा काम हुआ वो कौन सा काम हुआ, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। देखो सीपीओ में रिसेंटली अभी भी पूछा ये क्वेश्चन, है ना। अब हम बात करते हैं भाई पास्ट परफेक्ट कंप्लीट होने के बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा टेंस है, वो हमारा मेनली किसके लिए बना है, किसके लिए पढ़ाया जाता है, जब हम बात करते हैं एक्टिव पैसिव की, है ना। जब हम बात करते हैं एक्टिव पैसिव की। अब हम एक्टिव पैसिव के रूल पढ़ें, फिर उसके बाद वो चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके रूल पढ़ेंगे, ये तो पजल हो जाएगा ना दोनों, टाइम भी वेस्ट होगा। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। एग्जाम में टेंस से इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आता, इससे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो केवल आप क्या करें, इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए बस। केवल सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका रूल एक छोटा सा है, वो है सब्जेक्ट हैड बीन बिफोर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस 4 प्लस टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट, देखिए ये इसका सिंपल सा रूल होता है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या आपको अच्छे से पता है, पास्ट मतलब बीता हुआ समय, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब ऐसा काम जो चल भी रहा था और हो भी गया, जो चल भी रहा है और हो भी गया। ऐसा कोई भी काम जो बीते हुए समय में कुछ समय के लिए होता था और उसके बाद वो बंद हो गया। ये कुछ समय के लिए वो काम हुआ होता था फिर बंद हो जाता था। जैसे कि राहुल बताइए सही है गलत है। बताइए भाई कौन सा सही है, ऊपर वाला नीचे वाला। इसमें मेरे को बारीकी से देख के बताइए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। कौन सा सही है, ऊपर वाला नीचे वाला, जब भी आपका दिमाग एकदम माइंड सेंटर में आएगा बताइए ऊपर वाला सही है नीचे वाला। राहुल हैज बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स या राहुल हैड बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स।
जो बोल रहे हैं एक सही है, ऊपर वाला वो भी गलत है, जो बोल रहे हैं नीचे वाला सही है वो भी गलत है। तो फिर सही कौन है? जो बोल रहे हैं दोनों सही है। यहाँ पे सेंटेंस ये भी ठीक है, सेंटेंस ये भी ठीक है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो, राहुल हैज बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स, एक भी इसमें लिखा हुआ है हैज बीन। हैज बीन, हैज बीन, हैव बीन हमारा आता है प्रेजेंट के अंदर, हैज बीन और हैव बीन हमारा आता है प्रेजेंट के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम लाइन से अच्छे से समझते हैं। ये हमारा हो गया प्रेजेंट, ये हमारा हो गया पास्ट, और ये फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या होता है? आने वाला समय। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? जो चल रहा है। पास्ट मतलब जो बीत गया। अब वो कह रहा है हैज हैव, हमारा आपको पता है हैज और हैव हमारा क्या बताता है? प्रेजेंट के बारे में। इसी का पास्ट क्या बन जाता है? हैड। इसका मतलब हैड हमें क्या बताता है? पास्ट के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है हैज बीन, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। राहुल हैज बीन पेंटिंग फॉर 3 आवर्स। हैज बीन, अब बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई भी काम जो पीछे स्टार्ट हुआ है पर अभी भी चल रहा है। इसका मतलब अब बज रहे हैं 10, है ना, रात के 10 बज रहे हैं, और राहुल ने पेंटिंग करना शुरू करा 7 बजे। इसका मतलब 7 से 10 वो काम कर चुका। आपने बहुत अच्छे से समझा है कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो आपने समझ लिया। पर 10 बजे के बाद 11, 12, 1, 2, ये नहीं पता कि वो कब तक वो काम करेगा, पर अभी भी वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या मतलब बता रहा है? राहुल 3 घंटे से, लिखो इसके बाद हिंदी में, राहुल 3 घंटे से पेंटिंग कर रहा है। ऊपर वाले के साइड में लिखना राहुल 3 घंटे से पेंटिंग कर रहा है। अब यहां पे आगे भाई हैज की जगह हमने सिंपल सा, हमें पास्ट के बारे में बताना है, हैड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? हैड बीन। राहुल जो हमारा इसका एग्जाम्पल है, राहुल 3 घंटे के लिए पेंटिंग करता था। राहुल 3 घंटे के लिए पेंटिंग करता था। इसका मतलब 2020 में राहुल क्या करता था? आता था यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आता था इन दिनों में, 1, 2, 3, 4, 30, 40, 30 तारीख तक, और वो 3 घंटे काम स्टार्ट करता था और काम खत्म करके अपना चला जाता था। तो ये भी तो हमारा सही है। लिखो इसके नीचे, राहुल 3 घंटे के लिए पेंटिंग करता था। अब कब करता था? पास्ट में करता था। कब करता था मेरे भाई? पास्ट में करता था। समझ में आया? ये यहाँ पे आपको लाइट आ रही है, इसका मतलब क्या है? हैज हैव का पास्ट है हैड। हैज हैव हमें प्रेजेंट के बारे में दिखाते हैं, हैड हमें पास्ट के बारे में दिखाता है। तो एग्जाम के अंदर देखिए, अब हम टाइम वेस्ट करें, इसका नेगेटिव बनाइए, तो आपको पता है सिंपल सा नेगेटिव है, राहुल हैड बीन नॉट पेंटिंग फॉर 3 आवर्स। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाइए, तो उससे अच्छा है कि हम जब इसमें से क्वेश्चन ही नहीं, इसका आएगा नरेशन, एक्टिव पैसिव में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब आप देखोगे कि इसी में से क्वेश्चन बनेगा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम अगला जो हमारा है टेंस, अगला पार्ट है, वो है हमारा फ्यूचर का। ध्यान से समझेंगे फ्यूचर की क्या कहानी है, फ्यूचर का क्या मसला है भाई। फ्यूचर की बात समझना। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और ध्यान से समझ लीजिए, चलो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट 5, कॉन्सेप्ट 5 क्या कहता है हमसे? व्हेन सुपरलेटिव डिग्री गिव्स इन अ सेंटेंस, लिखे व्हेन सुपरलेटिव डिग्री गिव्स in a sentence it always take perfect form, perfect form of same
टेंस। देखिए भाई क्या कहना चाह रहा है, जब भी किसी के अंदर कोई सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो सेंटेंस के अंदर, और सुपरलेटिव डिग्री जिस टेंस में दे रखी होगी हमें उसी की परफेक्ट फॉर्म लिखनी होती है। सुपरलेटिव डिग्री गिव्स इन अ सेंटेंस इट्स ऑलवेज टेक परफेक्ट फॉर्म ऑफ अ सेम टेंस। अब मेरे भाई जो बिल्कुल नया है, जो बिल्कुल मेरा शेर अभी अभी ज्वाइन किया है, उसे सुपरलेटिव डिग्री का मतलब नहीं पता, तो हम बताएंगे ना आपको। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? मोस्ट। जब भी हमारा कोई नाउन लिखा होता है, जब भी कोई डिग्री के बारे में, किसी के बारे में लिखा हुआ रहता है, किसी की विशेषता के बारे में लिखा होता है, तो उनके वर्ड के साथ ना IEST, EST, मोस्ट, लीस्ट, ये वर्ड लिखे हुए होते हैं, ये वर्ड लिखे हुए होते हैं। तो ये हमारे जैसे नाउन है, नाउन के साथ ये शब्द लिखा हुआ होता है, तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है, जो उसकी विशेषता बहुत बारीकी से बताता है। तो इनके साथ जो टेंस यूज हो रहा है उसी की परफेक्ट फॉर्म लगानी होती है। जैसे कि बात करते हैं हम देव की। देव देखिए इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए होते हैं, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि देव इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन, देव इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय दैट वी, और बीच में स्पेस छोड़ देगा, और उसके बाद फिलर के क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली कौन से क्वेश्चन होते हैं? फिलर के, मतलब आपको फिल करना होता है सेंटेंस, कंप्लीट करना होता है, सही सेंटेंस की थीम बतानी होती है, कौन सा इसमें ठीक बैठेगा, कौन सा आंसर आएगा, कौन सा ठीक बैठेगा, है ना। देव इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय दैट वी, और उसके बाद सी दे रखी है, इसके अंदर लास्ट में वर्ब दे रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब भी हमें सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो तो हमें उसी टेंस के परफेक्ट फॉर्म लिखनी है। ध्यान से समझना, जब भी सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो, लिखो हिंदी में लिखो, जब भी, लिखना भाई ऐसे, जब भी, लिखो, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखोगे, जब भी सुपरलेटिव डिग्री जब भी सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो तो हमें उस टेंस का परफेक्ट फॉर्म लिखना होगा, परफेक्ट फॉर्म लिखना होगा। अब हमें देखने हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? देव की कर रहे हैं। देव इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, इसका मतलब देव कौन है? एक बहादुर लड़का है। देव कैसा लड़का है? एक शक्तिशाली लड़का है। एक्टिव हो जाओ, एकदम एनर्जेटिक, एकदम जोश भर जाए तुम में, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट की बात हो रही है। देव कैसा लड़का है? बहुत बहादुर लड़का है। देव कैसा लड़का है? बहुत शक्तिशाली लड़का है। देव कैसा लड़का है? बहुत हिम्मत वाला लड़का है। देव कैसा लड़का है? शक्तिशाली, हिम्मत, बहादुर, योद्धा लड़का है देव। अब देव की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। देव की कब बात कर रहे हैं? प्रेजेंट में। इसका मतलब हमें प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लगाना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल बताइए आप। सब्जेक्ट सिंगुलर, तो क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल, क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
आपने देखा प्रेजेंट की बात कर रहे हो, देव सिंगुलर है, देव एक लड़का है, तो इसका मतलब क्या आएगा, प्रेजेंट के साथ हैज और V3 आएगा। हैज V3, देखिए हैड लिखा हुआ है नहीं आएगा, सा लिखा हुआ है नहीं आएगा, सीन लिखा हुआ है नहीं आएगा, सिर्फ एक में ही देख रखा है हैज, और हैज के बाद सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये क्या हो गया, बिल्कुल इसका सही आंसर हो गया। ये क्या हो गया, बिल्कुल इसका सही आंसर हो गया। समझ में आया? इस तरीके का आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूं और उनके आंसर बिल्कुल सही बताना, फिर मैं मानूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया। मैं वीडियो रोक के 3 क्वेश्चन लिखता हूं, फिर उनके आंसर बताना। बनाइए, इनके आंसर बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच वाज द लॉन्गेस्ट रिवर, विच वाज द लॉन्गेस्ट ट्री दैट वी नोटिस इन जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट में हमने कौन सा ऐसा पेड़ था जो बहुत बड़ा था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिम कॉर्बेट की। जिम कॉर्बेट आपने नाम सुना है? देखिए जिम कॉर्बेट से पूछे गए कई प्रश्न, जिम कॉर्बेट से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, और 2025 के अंदर जिम कॉर्बेट एक करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, जिसके अंदर देखिए आपसे क्या पूछता है कि जिम कॉर्बेट का नाम कब बदल दिया गया। तो आपको आंसर करना है 2015 में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जिम कॉर्बेट का नाम, जो जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो उसका आंसर याद रखना, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, है ना। और जिम कॉर्बेट के लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे आपको बस यही ध्यान रखना है, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम बदल कर रख दिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि जिम कॉर्बेट के अंदर हमें कौन सा लॉन्गेस्ट ट्री देखा था। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कौन सा, इसमें सबसे पहले तो टेंस देखिए कौन सा दे रखा है, इज एम आर दे रखा है, इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज वर। वॉज वर हमें किसके बारे में बताता है, पास्ट के बारे में बताता है। इज एम आर हमें किसके बारे में बताता है, प्रेजेंट के बारे में बताता है। बात कर रहे हैं वॉज की, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, और पास्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब किस में लगानी होगी, नोटिस। सबसे पहले हमें पास्ट के, देखिए वर्ब कुछ भी दे रखी हो, सबसे पहले तो उसकी ईडी फॉर्म बदल दीजिए, सेकंड और थर्ड फॉर्म में। यहाँ क्या आ जाएगा, नोटिस्ड आ जाएगा, है ना। अब बात पास्ट की कर रहे हैं, तो पास्ट का परफेक्ट क्या होता है, हेड प्लस V3, तो हेड नोटिस्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस दैट वी हैव सीन, दैट वी हैव। सबसे पहले आपने देखा कश्मीर इज लिखा हुआ है, इज का मतलब प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैज आएगा या हैव आएगा, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। कश्मीर एक सिंगुलर एक नाम हो गया, और सिंगुलर के साथ हैज आता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे हमारा जो परफेक्ट होता है, वो जो पास्ट होता है वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है टेंस, है ना। यहाँ से हमारे पास्ट के क्वेश्चन इतने ही बनेंगे, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की कहानी को समझते हैं। भाई फ्यूचर है क्या, फ्यूचर के बारे में है। देखिए भाई लिख लीजिए इसे, फिर फ्यूचर की कहानी समझते हैं। फ्यूचर के बारे में समझते हैं, फ्यूचर क्या चीज है। लिख लिया होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं टेंस में वहीं तक बनते हैं। फ्यूचर के बारे में हम ध्यान से समझते हैं। ये है हमारा कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस। जैसे हमने इन दोनों टेंसों को समझा उसी तरीके से हम किसको समझेंगे, फ्यूचर को समझेंगे। ठीक है। देखिए जो ग्रामर के एक्सपर्ट्स हैं, जो ग्रामर के जो ग्रामेटेरियन भी बोल देते हैं, ग्रामेरियन, ये ग्रामर में जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो बहुत पहले से लिखे गए हैं, उनका मानना क्या है
कि जो हमारा फ्यूचर है वो हमारा कोई टेंस है ही नहीं। इसका मतलब फ्यूचर हमारा समय का कोई हिस्सा है ही नहीं। फ्यूचर हमारा जो टेंस है, ये काल है, उसके बारे में कुछ बताता ही नहीं, ना कुछ समय के बारे में बताता। तो फिर फ्यूचर पढ़ना क्यों? फ्यूचर है या नहीं है, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपसे बोलता हूं, कल मैं दुबई घूमने जाऊंगा। देखिए, कल मैं दुबई जाऊंगा। कल मैं दुबई घूमने जाऊंगा। मैं बात किसकी कर रहा हूं? अपनी कर रहा हूं। मैं कहां पे जाऊंगा? दुबई घूमने जाऊंगा। पर मैं जाऊंगा कब? कल जाऊंगा। इसका मतलब आज तारीख है 10, मैं जाऊंगा कब? 11 तारीख को। अब एक बात बताओ, कल हुआ नहीं, मैं दुबई गया नहीं, और मैं बात कर रहा हूं जाने की। इसका मतलब कौन मेरी बात पे यकीन मानेगा? कोई भी यकीन नहीं मानेगा। मेरा कल जाना किसके ऊपर डिपेंड होगा? सिर्फ और सिर्फ मेरे मूड के ऊपर ही तो डिपेंड है। सिर्फ और सिर्फ हमारे किसके ऊपर? मूड के ऊपर ही तो डिपेंड है। मूड है ना, सिर्फ हमारे माइंड के ऊपर ही तो है। अब देखिए, एक बात बताइए मुझे, प्रेजेंट के बारे में कौन कौन जानता है? प्रेजेंट के बारे में कौन कौन जानता है? बताइए मेरे को, बता के देखिए, प्रेजेंट के बारे में कौन जानता है? सब जानते हैं भाई। मैं पढ़ूंगा, इसका मतलब मैं पढ़ने जा रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं खाना खा रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं, इसका मतलब मैं पढ़ रहा हूं। मैं घूम रहा हूं, इसका मतलब मैं घूम रहा हूं। मैं मार्केट में से निकल रहा हूं, इसका मतलब मैं जा रहा हूं। हमें प्रेजेंट के बारे में पता होता है। पास्ट के बारे में किसको पता है? भाई, पास्ट के बारे में तो सबको ही पता है। पास्ट के बारे में आपको अपने पास्ट के बारे में नहीं पता है? सुनाओ वो किससे, जहां साइकिलें चलाई थी अपनी बचपन में, जब मम्मी हाथ पकड़ के स्कूल ले जाया करती थी, पापा से पैसे मांगते थे रोड पे, हैं? थोड़े से बड़े क्या हुए, फिर अपने आप स्कूल जाने लगे, फिर ट्यूशन जाने लगे, फिर 8th 9th में आके क्या करने लगे? बातें करने लगे। 11 12th में और ज्यादा बातें करने लगे। 12th के बाद पता लगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया 12th में कि यार ये बातें ज्यादा ही हो रही हैं, हमसे नहीं किसी और से। फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड ईयर में ये सोचने लगे ये तो मतलब गलत हो गया हमारे साथ। फिर थर्ड ईयर में सोचो कुछ करके दिखाना है। फोर्थ ईयर में यहाँ पे हैं, अगले 6 महीने बाद पेपर है। तो हमने क्या करा? पास्ट से लेके फ्यूचर तक की बात बना दी। पास्ट से लेके फ्यूचर तक की बात बना दी। इसका मतलब पास्ट का हमें पूरा पता रहता है। जो भी कहानी हमसे बीती है वो हमें पास्ट की सारी कुछ पता है। मैं अपनी 5 बातें बताता हूँ पास्ट की। मैं बचपन में स्कूल जाता था। अच्छा, मैं जाता ही था। मैं बचपन में रोया करता था। भाई, मैं रोता था बचपन में। मैं हकीकत में बचपन में बहुत रोया हूँ, क्योंकि मेरी मदर मेरे से बहुत दूर रही थी। तो ऐसे ही मैं अब उन बातों को बता रहा हूँ, ज्यादा इमोशनली हो जाएगा मैटर है ना। अब तो मतलब खुल के चलने दो, बात अच्छी पॉजिटिवनेस ही ठीक है ना। मतलब पास्ट के बारे में सब कुछ पता होता है। मैं बचपन में स्कूल जाता था। मैं बचपन में रोया करता था, रोता था। मैं बचपन में ट्यूशन जाता था। इसका मतलब पास्ट के बारे में सब कुछ पता है, पर जो हमारा फ्यूचर होता है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है? हमारे मूड के ऊपर डिपेंड होता है। अब मूड के ऊपर डिपेंड है तो इसको मान ही नहीं सकते। भाई, मैं बोल दूं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अब ये कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, क्योंकि कल हुई नहीं, मैं गया नहीं, तो कैसे ये सेंटेंस बनेगा? पर ये बने ना बने, मूड के ऊपर हो कुछ हो, केवल हमें क्या करना है? एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम में क्या कहानी है वो हमें समझना है। देखिए, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, दो हमें देखने के लिए यूज होगा, विल और शैल। इसकी कहानी समझनी है, इसको ठीक लगाना है, और कुछ भी हो, है ना। फ्यूचर में, पास्ट में रोते थे, हंसते थे, अब जाते थे, कुछ भी हमें मसला, कोई किसी चीज से मतलब ही नहीं। केवल इतना ध्यान देना है, और इनको मैं विद इन 2 मिनट में अभी आपको समझा देता हूँ। लिखने में बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना आप इसे रिवाइज करिए। देखिए भाई, ध्यान से समझना, केवल जो हमारा फ्यूचर टेंस है इसी के ऊपर डिपेंड है। जिसने ये जितना आसानी से समझ लिया उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है।
इससे बाहर बिल्कुल बारीकी से समझना। देखो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर्सन कितने होते हैं इंग्लिश के अंदर। थर्ड पर 3 पर्सन होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं, मतलब बात कहने वाला, इस स्पीकर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, बात कहने वाला। मैं किससे बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं अमित, यार मतलब मेरे आज पेट में दर्द है। अब मैं बोलने वाला हूं, मैं बता रहा हूं किसको? अमित को। अमित सेकंड पर्सन हो गया, सुनने वाला हो गया। अमित कौन हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। मैं बोल रहा हूं अमित, चल यार मेरे को पार्क ले चल। मैं किससे बोल रहा हूं? अमित से बोल रहा हूं। मेरी बात कौन सुन रहा है? अमित सुन रहा है। तुम पढ़ना बंद कर दो, तुम खेलना बंद कर दो, तुम घूमना बंद कर दो, तुम जाना बंद कर दो, तुम हंसना बंद कर दो, तुम रोना बंद कर दो, है ना। ये सब मैं किससे बोल रहा हूँ? आपसे बोल रहा हूँ। इसका मतलब आप कौन हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे मेरी बात? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, जो सुन रहा है मेरी बात वो मेरे सेकंड पर्सन है। मेरी कही हुई बात मैं फर्स्ट पर्सन कहलाऊंगा। सुनने वाला बंदा जो सामने खड़ा हुआ है वो सेकंड पर्सन होगा। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात नहीं मानते, इसका मतलब आप मेरी बात सुन पा रहे हो। अब मैं, एक तो हो गया फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, एक होता है थर्ड पर्सन। इन्हें हम प्रोनाउन के अंदर बहुत बारीकी से समझेंगे। प्रोनाउन का एकदम एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अभी के लिए समझना एक थर्ड पर्सन कौन होता है। फिर भाई, एक तो बोलने वाला हो गया मैं, सुनने वाला आप, फिर थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन होता है वो जिसके हम बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं अमित, साक्षी ने मेरा काम नहीं किया। अमित, साक्षी ने मुझे धोखा दिया। अमित, साक्षी मुझे छोड़ के चली गई। अमित, साक्षी स्कूल में नहीं पढ़ती थी। अमित, साक्षी बहुत अच्छा पढ़ती थी। अब मैं बात कर रहा हूं अमित से, मैं अपनी बात कर रहा हूं अमित से, मैं फर्स्ट पर्सन, अमित सुनने वाला सेकंड पर्सन, पर हम बात कर रहे हैं साक्षी की, जो साक्षी सुन नहीं रही है, जो साक्षी वहां पे है नहीं, जो साक्षी को पता नहीं लग पा रहा, पर हम बात किसकी कर रहे हैं? साक्षी की। तो साक्षी हमारा हो गया थर्ड पर्सन। जो बात बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकंड पर्सन, पर जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। इसी को हम एक इंग्लिश में वर्ड बोल देते हैं नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन, इसका मतलब क्या होता है? जो नॉन एक्टिव, एक्टिव मतलब होना, उपस्थित होना, नॉन एक्टिव जो उपस्थित ही ना हो, जिसके बारे में पता ना हो, जिसका दिखाई ना दे रहा हो, जो सुन ना रहा हो, उसे हम बोलते हैं नॉन एक्टिव पर्सन। तो साक्षी हमारी एसएचई की एसएचआई, साक्षी कौन हो गई? हमारी नॉन एक्टिव पर्सन हो गई। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? साक्षी की बात कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? रिया की बात कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? दिव्या की बात कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो यहाँ पे है ही नहीं। हम उस राजेश की बात कर रहे हैं जो हमें देख ही नहीं रहा। हम उस सानू की बात कर रहे हैं जो हमें सुन ही नहीं रहा। तो ये हमारे नॉन एक्टिव पर्सन हो गए। अमित मेरी बात एक एक सुन रहा है, हिमेश मेरी बात को एक एक सुन रहा है, राजेश मेरी बात को सुन रहा है, तुम मेरी बात को सुन रहे हो, तुम मेरे एक्टिव पर्सन हो, तुम मुझे देख पा रहे हो, मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, तुम मुझे देख पा रहे हो। तो देखिए, जब भी फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन, देखिए अब फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? आई और वी। आई का मतलब कौन होता है? मैं। वी का मतलब हम सब। आई मैं, वी हम सब। आई यू बोलते हैं ना हम अक्सर, आई यू। कंप्लीट कर देना सेंटेंस को, है ना। सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, जब भी आई और वी की बात करें और उसके साथ विल दे रखा हो, इसका मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन होता है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ संकल्प, एकदम संकल्प ले लेना। संकल्प लेना मतलब कैसा है? जो आने वाले समय में मैं करके दिखाऊंगा, उसके लिए हम दृढ़ संकल्प बोलते हैं। आई और वी के साथ हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? अगर देखने के लिए मिल रहा है शैल, इसका मतलब पॉसिबिलिटी। आई शैल, आई वी शैल, इसका मतलब पॉसिबिलिटी। काम हो भी सकता है, काम नहीं भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? 50-50 होना। 50-50 होना, है ना। 50-50 होना, पॉसिबिलिटी की संभावना होना, जिसमें संभावना के बारे में पता लगे। काम हो भी सकता है, काम नहीं भी हो सकता। आई और वी के साथ विल लिखा हुआ है, इसका मतलब 100% काम होगा। आई और वी के साथ मतलब क्या होता है? 100% काम होगा। आई और वी के साथ विल लिखा हुआ है, 100% काम होगा। जैसे आई विल गिव यू 10 रुपीज, अब आई के साथ विल लिखा हुआ है, आई के साथ विल लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन के साथ विल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? डिटर्मिनेशन होगा। 100% मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। I will give you 10 rupees. I will give you 100 rupees. I will give you a gift. I will host a party. I will
गिव यू सरप्राइज, मैं तुम्हें जरूर सरप्राइज दूंगा, मैं जरूर तुम्हें पार्टी दूंगा, मैं जरूर तुम्हें 100 रुपए दूंगा, मैं जरूर तुम्हें 10 रुपए दूंगा। ये मेरी क्या हो गई, एक विल हो गई, क्योंकि आई और वी के साथ विल लिख रहे हैं, इसका मतलब डिटर्मिनेशन हो गया। आई के साथ सेल लिख रहे हैं, आई शैल गिव यू 10 रुपीज, आई शैल गिव यू 10 रुपीज, इसका मतलब क्या होगा, पॉसिबिलिटी है, आधी आधी है, संभावना, मैं तुम्हें 10 रुपए दे सकता हूं, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, शायद मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, शायद मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, इसका मतलब हो गया एकदम कंफर्म है, शायद मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, इसका मतलब मैं तुम्हें 10 की जगह 5 भी दे सकता हूं, मैं 10 की जगह 2 रुपए भी दे सकता हूं, मैं 10 की जगह 9 रुपए भी दे सकता हूं, पर ये क्या पता मैं 10 के 10 ही दे दूं, और क्या पता मैं एक भी ना दूं। इसका मतलब आई और वी के साथ शैल लिखा हुआ होगा, पॉसिबिलिटी का दर्शाता है। दो चीज बहुत अच्छे से समझ आई। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, नेम ऑफ नाउन, किसी का नाम, किसी का भी नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी संस्था का नाम, किसी का भी नाम, ऑफिस का नाम, ये किसी सेकंड पर्सन मतलब ही शी हो गया, ये थर्ड पर्सन में दे हो गया, वो हो गया दे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उसका, अगर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लिखा हुआ है मतलब पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, और शैल लिखा हुआ है मतलब कंफर्म को दर्शाता है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना होना, आधा आधा होना। कंफर्म का मतलब क्या होता है, 100, मतलब काम होगा ही होगा, निश्चय, अच्छा काम होगा ही होगा। और डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है संकल्प लेना, मैं करके दिखाऊंगा। और कंफर्म का मतलब क्या होता है, काम होगा। समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दे विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल, दे वो स्कूल जाते हैं, मतलब क्या लिखा हुआ है, दे के साथ विल लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी है, वो स्कूल जाएंगे, वो स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल, वो कहना चाहता है वो स्कूल जाएंगे। अब हम बात उनकी कर रहे हैं जो बहुत सारे बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं, हम बात उनकी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, हम बात उनकी कर रहे हैं जो गांव में पढ़ते हैं, हम बात उनकी कर रहे हैं जो बहुत पुअर फैमिली से हैं। अब उनके पास अपनी अपनी कोई प्राथमिकता है, उनकी अपनी अपनी क्या है, मजबूरी है, वो स्कूल जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। वो स्कूल बेचारों के पास पैसा ना हो, उनके पास किराया ना हो, उनके पास फीस ना हो, उनके पास यूनिफॉर्म ना हो, उनके पास पैसे ना हो, है ना, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ना हो, उनके पास बुक्स ना हो, बैग ना हो, बहुत सारी अपनी मजबूरी है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, विल का यूज कर दिया। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, 50% है कि वो बेचारे स्कूल जा भी सकते हैं, वो बेचारे नहीं भी जा सकते। दे शैल गो टू स्कूल, इसका मतलब कंफर्म है, वो स्कूल जरूर जाएंगे। अब हम यहाँ बात उनकी कर रहे हैं जो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, एक पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। अब वो दे उनके साथ हमें क्यों लिखना हुआ है, कॉन्वेंट में वो इसलिए पढ़ रहे हैं, उन पे पैसा है, प्राइवेट स्कूल में वो इसलिए जा रहे हैं, उन पे पैसा है। अब जिनके पास पैसा है तो वो तो स्कूल जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, शैल का यूज कर दिया। जब भी हमें पॉसिबिलिटी दिखानी होती है सेकंड और थर्ड में आधी आधी, तो हम विल का यूज करते हैं। जब भी पॉसिबिलिटी 100% दिखानी होती है तो हम शैल का यूज करते हैं। एक बार आप इसे रिवाइज कीजिए, फिर इस पे बेस्ड ऑन जो मतलब प्रैक्टिस के लिए मैं 5-6 क्वेश्चन लिखता हूं। ये देखिए, ये 4-5 एग्जाम्पल लिखे हैं, इनमें आप लगा के देखिए कि देखिए आपने इतना समझ लिया, विल और सेल से हमें फ्यूचर के बारे में पता लगता है, विल और सेल से फ्यूचर के बारे में पता लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व करिए। देखिए, आई विल गिव यू गिफ्ट्स, आई विल गिव यू गिफ्ट्स, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, मैं आपको गिफ्ट दूंगा। इसका मतलब आई के साथ विल लिखा हुआ है, मतलब क्या है, एकदम डिटर्मिनेशन हो गया, एकदम संकल्प हो गया कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। आई विल होस्ट अ पार्टी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पार्टी होस्ट करूंगा, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, क्योंकि आई के साथ क्या लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आई विल बिकम एन इनकम टैक्स ऑफिसर इन 2028, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनूंगा कब, 2028 तक मैं क्या बन जाऊंगा, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊंगा। ये हमारा क्या हो गया, एक डिटर्मिनेशन हो गया, एक दृढ़ निश्चित हो गया। अच्छा, इनसे क्या पता लग रहा है, इन दोनों से एक प्रोमिस के बारे में पता लग रहा है। इससे हमें किसके बारे में पता लग रहा है, प्रोमिस के बारे में। प्रोमिस आपने देखा है, प्रोमिस का मतलब क्या होता है, वादा, वादा किया,
वादा देखा आपने? मैं अक्सर बोलता हूँ ये मेरा वादा रहा आपसे, तो मैं प्रॉमिस बोलता हूँ आपसे। प्रॉमिस आपने देखे होंगे जीवन में अपने, हैं? आपने देखे हैं? बताओ अपना एक एक प्रॉमिस ईमानदारी से देखो। ये बड़ा मतलब ऐसा टाइम आ गया, अपना प्रॉमिस एक कमेंट में लिखना जरूर, जो आपसे किसी ने प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस कर नहीं पाया। बताइए, एक प्रॉमिस बताओ। प्रॉमिस होना, अभिलाषा होना, उम्मीद होना, ये एक ही है। अभिलाषा थी, उस मूर्ति के दर्शन कब होंगे? ध्यान से सुनना। अभिलाषा थी, उस मूर्ति के दर्शन कब होंगे? कब पुस्तक मेरी वेद बदलेगी, वेद में बदलेगी, मेरे गीत भजन कब होंगे? अभिलाषा थी, दोबारा सुनो, अभिलाषा थी, उस मूर्ति के दर्शन कब होंगे? पुस्तक कब मेरी वेद में बदलेगी, मेरे गीत भजन कब होंगे? जो मेरे गीत है ना, वो मेरे भजन में कब बनेंगे? गीत क्या है, मैं उसका अक्सर बातें करता हूँ, सोचता हूँ, बड़बड़ाता हूँ, ये सब। तो उम्मीद करते हैं आपका दिमाग भी क्या हो गया होगा, बहुत एंटरटेन हो गया होगा, है ना। हम बात उसकी कर रहे हैं जो हमसे प्रॉमिस करके चली गई, है ना। अब मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आई विल होस्ट अ पार्टी फॉर यू। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको पार्टी दूंगा। अगर मैं यहाँ पे कह दूं आई शैल होस्ट अ पार्टी फॉर यू, आप क्या बोलोगे? अरे भैया ये शैल को होस्ट, शैल को विल में ही बदल दो। शैल का मतलब क्या हुआ? पॉसिबिलिटी हुआ। पार्टी के अंदर कहीं तुम यार समोसे खिला के भेज दो, है। पार्टी का मतलब क्या पता हो ही ना। इसीलिए देखिए, इसका मतलब हो गया पॉसिबिलिटी। भाई मैं तुम्हें पार्टी, मैं तुम्हें क्यों पार्टी दूंगा? मेरा क्या मतलब मैं तुम्हें पार्टी दूं? तो मैं क्या बोलूंगा? हाई शैल। अगर मैं देखिए, मैं दूंगा आई विल होस्ट अ पार्टी। अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, अगर इसमें से पढ़ने वाले बच्चों का जिसका भी सिलेक्शन हो गया, मैं उसे अपनी तरफ से जो वो मैं उसे पार्टी दूंगा। मैं उसे अपनी तरफ से पार्टी दूंगा जिसका भी सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन करवाने का बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, उसके बाद की गारंटी मेरी है, मेरी जिम्मेवारी है। बस एकदम रिलैक्स होके बैठ जाओ, जो जो पढ़ाते जाए वो पढ़ते जाओ, एक एक चीज को लिखते जाओ। सिलेक्शन की गारंटी मेरी रही। इंग्लिश के अंदर आपके नंबर नहीं कटेंगे, इंग्लिश के अंदर आपके नंबर नहीं कटेंगे। और आने वाले टाइम में कुछ ही सालों बाद पूरे सिलेक्शन की गारंटी मेरी होगी। आपके छोटे बहन भाई जब पढ़ रहे होंगे ना, पूरे सिलेक्शन की गारंटी मेरी होगी। इसका लॉजिक लगाना, है ना। नया साल आने वाला है, लॉजिक लगाना इस बात का, आने वाले कुछ सालों में आई विल बिकम एन इनकम टैक्स ऑफिसर। एक मैं डिटर्मिनेशन ले रहा हूं, एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं क्या बन जाऊंगा? इनकम टैक्स अफसर बन जाऊंगा। तो ये भी सही है। अच्छा यहां देखिए, द गवर्नमेंट विल पनिश द क्रिमिनल्स। अब देखिए यहां से कहानी समझने वाली बात है। सब्जेक्ट क्या दे रखा है? गवर्नमेंट दे रखा है, मतलब क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। अब गवर्नमेंट के साथ थर्ड पर्सन के साथ विल का लिखा हुआ क्या होता है? आप मुझे ये बताइए, जो आपने पहले लिखा है थर्ड पर्सन में, विल का मतलब क्या होता है? मतलब पॉसिबिलिटी है वो। अब देखिए आप मुझे ये बताइए, जो गवर्नमेंट है, सरकार क्रिमिनल्स को क्या करेगी? पॉसिबिलिटी है सरकार की, तो भाई पॉसिबिलिटी है कि क्रिमिनल्स को पनिश करे या ना करे। भाई जब गवर्नमेंट ही पनिश नहीं करेगी तो कौन पनिश करेगा? गवर्नमेंट का तो काम ही उसने पनिशमेंट देने का है। तो हमें यहाँ विल नहीं, हमें यहाँ क्या लिखना होगा? शैल लिखना होगा। अब शैल क्यों आया? क्योंकि कन्फर्म एक्शन के बारे में बता रहे हैं हम। किसके बारे में? कन्फर्म है। भाई सरकारी तो उन्हें दंड देगी, आप थोड़ी दोगे, बिजनेसमैन थोड़ी देगा। उन्हें दंड कौन देगी? सरकार देगी। और जब भी सेकंड और थर्ड के साथ हमें क्या दिखाना हो? कन्फर्म, तो हम शैल का यूज करते हैं। द कैंडिडेट विल ब्रिंग हर फोटोज एंड पेन्स। आपने जब वो भरते हो, अपना फॉर्म भरते हो, तो उसमें नीचे कंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन में यही सब लिखा रहता है कि आपने वहां ध्यान देखना, विल नहीं लिखा होगा, वहां शैल का यूज होगा। क्योंकि हम बात करते हैं कन्फर्म की। अगर हम पॉसिबिलिटी कहेंगे कि भाई कैंडिडेट है, पॉसिबिलिटी है, ला भी सकते हैं, नहीं ला सकते, तो इसका तो कोई रिदम ही नहीं बन रहा, कोई मतलब ही नहीं बन रहा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इसे नोट डाउन करिए, फिर हम अपना टेंस स्टार्ट करते हैं। क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। ध्यान से समझना, हमारा क्या होगा? फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट। बहुत कम रूल आते हैं, बहुत कम टेंस का यूज होता है।
है ना। पर फ्यूचर फ्यूचर से भी क्या आ जाता है, आते हैं वैसे क्वेश्चन। फ्यूचर के अंदर बेसिकली देखिए वो क्वेश्चन आएंगे जो प्रेजेंट के अंदर भी यूज होते हैं और फ्यूचर के अंदर भी यूज होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, जो सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल फ्यूचर एक है। सिंपल प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस एक है। इनके बारे में ये मतलब सिमिलर से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, वो हम देखते हैं कि किस तरीके से पूछ रहा है, वो हमें आंसर करना होता है ना। अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं तो इसका रूल क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बात ध्यान से समझना। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, स्टार्टिंग में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल में से एक आ जाएगा प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल फ्यूचर का एक सिंपल सा रूल होता है। सिंपल फ्यूचर का सिंपल सा रूल होता है। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नहीं हो रहा कोई काम, तो क्या होगा, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होता है, एक नेगेटिव का फॉर्म होता है। नेगेटिव का मतलब होता है ना, जैसे कि पहला क्वेश्चन में लिखता हूं, आई विल गो टू द मार्केट। दूसरा एग्जांपल है, दे शैल गो टू द मार्केट। देखिए दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसमें। देखिए आप, इसमें पहले में वो कहना क्या चाह रहा है, आई विल गो टू अ मार्केट। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विल की। मैं मार्केट जाऊंगा, तो गोइंग नहीं आएगा, क्या आएगा, V1 आएगा। मैं मार्केट जाऊंगा, इसका मतलब मैं मार्केट कर जाऊंगा। अभी तो मैं गया नहीं, मैं जाऊंगा मतलब आने वाले समय में जाऊंगा। अब बज रहे हैं 5, मैं जाऊंगा 6 बजे, मैं 8 बजे, मैं 9 बजे, पर जाऊंगा मैं आगे के समय में। मैं तुम्हारी एक और क्लास लूंगा, इसका मतलब क्या होता है, मैं आगे की तरफ लूंगा, मतलब अभी आगे की साइड में मैं लूंगा। जो आगे वाला टाइम है ना, उसमें मैं एक क्लास ले रहा हूँ आपकी, है ना। आई विल गो टू अ मार्केट मतलब मैं मार्केट जाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दे शैल गो टू अ मार्केट, इसका मतलब क्या हुआ, दे हमारा कौन है, सेकंड, थर्ड पर्सन है ना। और सेकंड और थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, शैल जब भी उसमें लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है, कंफर्म एक्शन होता है। क्या होता है, कंफर्म एक्शन होता है। क्या होता है, दे और शैल के, दे और इसके साथ दे लग जाए तो क्या होता है, कंफर्म, वो मार्केट जाएंगे। इसमें देखिए यहां पे लिखना, मैं मार्केट जाऊंगा। भाई इनकी प्लीज हिंदी अपने आप लिखना। दे शैल गो टू अ मार्केट, वह मार्केट जाएंगे, है ना। हिंदी आप अपने आप लिख लेना, स्पेलिंग एरर हो तो देख सकते हैं उसको। हम बात कर रहे हैं उनकी, वो मार्केट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझना। अभी जिसको समझ में नहीं आया, ये हमारा हो गया प्रेजेंट, पास्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, फ्यूचर। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं मार्केट जाऊंगा, मैं दुबई जाऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं घूमूंगा, मैं हंसूंगा, मैं शादी में जाऊंगा। इसका मतलब मैं अभी तक गया नहीं, मैं दुबई गया नहीं, मैं नहाया नहीं, मैं खाया नहीं, मैं पिया नहीं, मैं रोया नहीं। मैं जो भी काम करूंगा आने वाले समय में करूंगा, फ्यूचर में करूंगा। तो जो भी फ्यूचर की जानकारी सिंपल सी दे, तो वहां में सिंपल इंडेफिनिट का रूल लगाना होता है। मैं मार्केट जाऊंगा, सिंपल सा सेंटेंस है। कब जाऊंगा ये नहीं पता, मैं जा रहा हूँ नहीं पता, सिंपल है, तो इंडेफिनिट आएगा। इंडेफिनिट का रूल ही क्या है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। अब V1 के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसका मतलब समझ गए ना आप, कोई भी काम फ्यूचर में होना, कितनी देर तक होगा, कब से शुरू हुआ, ये तो बात नहीं कर रहे। तो ये हमारा किस में हो गया, सिंपल फ्यूचर में हो गया। अब इसका एक रूल होता है, बस हमें कैसे पता लगेगा सिंपल फ्यूचर का, हमें रूल लगाना है।
देखिए रूल नंबर 1, कुछ हमारी एडवर्ब्स होती है ना, एडवर्ब्स होती है जिनसे हमें पता लगता है ये काम आने वाले समय में होगा, जैसे सून, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, ये हमारी वो होती हैं जैसे कीवर्ड्स होता है ना, उसी तरीके से ये क्या होती है, इनसे हमारा पता लगता है कि ये क्या होता है, हमारे हमें फ्यूचर के बारे में बताती है, हमारी एडवर्ब होती हैं। जैसे सून मतलब आने वाले समय में, नेक्स्ट डे अगला दिन, नेक्स्ट मंथ अगला महीना, नेक्स्ट मॉर्निंग अगला जो सुबह होने वाली है वो नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मंथ। एगो, अगो पे फंस गए, अगो कहाँ पे है, अगो हमारा पास्ट के बारे में बताता है ना, इसे काट देना अगो। जैसे अगो हमें पास्ट के बारे में बताता है ना, जैसे 30 ईयर्स अगो, इसी तरीके से सून, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे हमें अगले आने वाले फ्यूचर के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट ईयर मतलब आने वाले साल में, नेक्स्ट अ फ्यू मंथ्स मतलब आने वाले कुछ ही महीनों में मैं ये काम कर रहा हूँ। देखिए ही विल, he buy a car soon। देखिए ही बाय अ कार सून, अब आपको पता लगा है सून मतलब आने वाले समय में वो क्या करेगा, बाय करेगा क्या, कार, वो कार लेगा। तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी होगी, विल लगानी होगी, कि वो क्या कर रहा होगा, कार ले रहा होगा। ही के साथ विल आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ही, देखिए ही विल बाय अ कार का मतलब क्या हो गया, वो कार खरीद रहा होगा। समझ में आया, ही विल बाय अ कार, तो हमें यहाँ विल लगाना होगा। समझ में आ गया आपको, लिख लीजिए, फिर आगे समझते हैं एक एक चीज बारीकी से, आगे क्या और पढ़ना है। देखिए मतलब सिंपल सा ये है, जब भी हम बात सिंपल टेंस की कर रहे हो, फ्यूचर की कोई भी, तो विल और शैल का यूज करना है। और जब भी मतलब वर्ब, विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है ना। जब भी हम सिंपल जानकारी दे रहे हो, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं घूमूंगा, मैं रहूंगा, मैं खेलूंगा, मैं कूदूंगा, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। तो एक काम करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक अगली क्लास रखेंगे, उसके अंदर हमारा जो मतलब ऑलमोस्ट एक रूल और है फ्यूचर इंडेफिनिट का, फिर तीनों टेंस पढ़ के और कंपाउंडिंग सेंटेंस के 2 रूल पढ़ के हम इस टेंस को खत्म करते हैं, है ना। तो एक और क्लास लगी होगी टेंस की, जब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ें, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, है ना। आपको बहुत, आप देखना, आप ये बोल देना भाई अगर तेरे को इस पे से समझ में नहीं आया तो मेरे से बोल दे। आप जब तक ये नहीं बोलोगे, आप ये बात कब बोल पाओगे, पहले तो आप खुद पढ़ें, शेयर करें ना करें, पहले आप बारीकी से एक एक चीज को स्टार्टिंग से देखना शुरू करें। और शेयर वेयर तो छोड़ो आप, वो तो बाद में होता रहेगा। पहले भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है अब तक, अच्छे से देखें और इसे अच्छे से रिवाइज करें। एक क्लास बाद हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा।